and address the audience. We are all very eager to hear from you, sir. A big round of applause for the Honourable Minister, Shri Bhupendra Yadav ji. आज के एसोचैम के इस 103वें स्थापना दिवस पे मंच पर उपस्थित सुमन जी, विनीत जी, पूरे देश भर से आए इस संगठन के प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आपने अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे बुलाया और आपके साथ बात करने का मुझे अवसर प्रदान किया। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कंटेम्प्रेरी इशू आपने रखा है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ। दुनिया भर में इस समय दो चीज़ों से आदमी परेशान है, एक अपने मन से और एक बाहर के पर्यावरण से। और इसलिए जो विकास की रफ्तार पूरी दुनिया ने पकड़ी है, उसके मूल में तो औद्योगिक विकास है, और सबसे ज़्यादा जो तरक्की इस औद्योगिक जगत में हमने करी, वो मुझे लगता है कि अगर आज जितनी भी इनोवेशंस हो रही हैं, जितनी भी उपलब्धि हो रही है, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो एनर्जी के उत्पादन का है। जब से मनुष्य के हाथ में एनर्जी का उत्पादन आया है, तब से औद्योगिक विकास की रफ्तार चल पड़ी। लेकिन 200 साल बाद दुनिया को ये ध्यान में आया कि इस एनर्जी से कार्बन एमिशन बहुत है, एनर्जी की यही रफ्तार रही तो धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो दुनिया भर में पर्यावरण वार्ताएं शुरू हो गई और ये तय किया जाने लगा कि इसका समाधान क्या है। और अभी रिसेंटली जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, Honor and privilege to invite Shri Bhupendra Yadav, the Honourable Minister of Environment, Forest, Climate Change and Labour and Employment, to please come to the podium and address the audience. We are all very eager to hear from you, sir. A big round of applause for the Honourable Minister, Shri Bhupendra Yadav ji. आज के एसोचैम के इस 103वें स्थापना दिवस पे मंच पर उपस्थित सुमन जी, विनीत जी, The podium. My honour and privilege to invite Shri Bhupendra Yadav, the Honourable Minister of Environment, Forest, Climate Change and Labour and Employment, to please come to the podium and address the audience. We are all very eager to hear from you, sir.
A big round of applause for the Honourable Minister, Shri Bhupendra Yadav ji. आज के एसोचैम के इस 103वें स्थापना दिवस पे मंच पर उपस्थित सुमन जी, विनीत जी, पूरे देश भर से आए इस संगठन के प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि आपने अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर मुझे बुलाया और आपके साथ बात करने का मुझे अवसर प्रदान किया। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कंटेम्प्रेरी इशू आपने रखा है, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ। दुनिया भर में इस समय दो चीज़ों से आदमी परेशान है, एक अपने मन से और एक बाहर के पर्यावरण से। और इसलिए जो विकास की रफ्तार पूरी दुनिया ने पकड़ी है, उसके मूल में तो औद्योगिक विकास है, और सबसे ज़्यादा जो तरक्की इस औद्योगिक जगत में हमने करी, वो मुझे लगता है कि अगर आज जितनी भी इनोवेशंस हो रही हैं, जितनी भी उपलब्धि हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो एनर्जी के उत्पादन का है। जब से मनुष्य के हाथ में एनर्जी का उत्पादन आया है, तब से औद्योगिक विकास की रफ्तार चल पड़ी। लेकिन 200 साल बाद दुनिया को ये ध्यान में आया कि इस एनर्जी से कार्बन एमिशन बहुत है, एनर्जी की यही रफ्तार रही तो धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो दुनिया भर में पर्यावरण वार्ताएं शुरू हो गई और ये तय किया जाने लगा कि इसका समाधान क्या है। और अभी रिसेंटली जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, उस आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है बार बार कि ये जो अब शताब्दी भी नहीं बची, आने वाले जो 10 साल हैं, ये पूरी दुनिया के लिए कुछ कर गुजरने के साल हैं। ये एक्शन ओरिएंटेड ईयर होने चाहिए, वरना क्लाइमेट चेंज की तस्वीर को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये इसका एक पक्ष चलता है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट में वापस से दुनिया के सारे देशों ने आकर के एनर्जी को लेकर के जो विषय थे आपस में बैठ कर के वापस से रीडिफाइन किए, और एक पूरे दुनिया ने कॉमनली प्रिंसिपल बनाया CBDR का, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस CBDR प्रिंसिपल में तय किया गया कि दुनिया के देश अब विकास तो करेंगे ही, लेकिन जब वो विकास करेंगे तो अपने अपने देश के राष्ट्रीय लक्ष्य भी तय करेंगे, और जो अपने देश के राष्ट्रीय लक्ष्य तय करेंगे वो अपनी देश की आवश्यकता के अनुसार करेंगे। और इसलिए केवल कार्बन एमिशन होता हो ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी इस विकास के कारण कई तरह की गैसेस निकलती हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDC हमने 2015 में पेरिस में सबमिट किए, और जिनको हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक था कि 2030 तक उन लक्ष्यों को हमें हासिल करना था, जिसमें विशेष रूप से रिन्यूएबल सेक्टर में हमने 165 गीगावाट के लक्ष्य को तय किया था। कार्बन एमिशन की जो इंटेंसिटी थी उसको डाउन करने का 40% का लक्ष्य तय किया था। भारत के कार्बन सिंक को बढ़ाने का 2.5 से लेकर 33% तक हमने कहा हम ग्रीन कवर को बढ़ाएंगे। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि भारत ने जो लक्ष्य तय किए, इसमें से 2 लक्ष्य रिन्यूएबल के उत्पादन का
और कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करने का ये समय से 9 वर्ष पहले भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त किया। और इसलिए ग्लासगो के बाद शर्म एल शेख में जब क्लाइमेट चेंज की बातचीत चली तो हम दुनिया के उन चुनिंदा 59 देशों में थे जिन्होंने अपने एनडीसीज के लक्ष्य को बढ़ा करके दुनिया के सामने दिया। जो लक्ष्य हमने रिन्यूएबल में अचीव किया था, हमने शर्म एल शेख में ये कहा कि भारत अब 2030 तक अपनी 50% क्षमता ये रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा। उसके साथ ही साथ हमने अपने दूसरे लक्ष्य को भी बढ़ाया और दुनिया के सामने जो हमने अपने एनडीसीज रखे उसमें 3 हमारे क्वांटिटेटिव हैं और 5 हमारे क्वालिटेटिव हैं। हमारा जो एक क्वालिटेटिव लक्ष्य हमने दुनिया के सामने रखा वो मिशन लाइफ रखा। मिशन लाइफ का अर्थ कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सामने ये है कि जो कुछ हम पृथ्वी से लेते हैं, मदर अर्थ जिसको हम कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, हम जो कुछ लेते हैं वो सबसे अच्छा लेते हैं और जो कुछ वापस करते हैं वो कचरा वापस करते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पृथ्वी आपको जहरीली हवा देने लग जाए तो पृथ्वी हमको जहरीली हवा देती है या हम पृथ्वी को लौटाते हैं? पृथ्वी हमको केमिकल का पानी देने लग जाए तो हम पृथ्वी से कौन सा पानी लेते हैं और हम लौटाते क्या है? और इसलिए मिशन लाइफ का अर्थ ये है कि जो हम लेते हैं, और दुनिया में एक ही प्रजाति है जो वापिस से रिटर्न में कचरा देती है, बाकी कोई पशु पक्षी कोई नहीं देता है। इसलिए आज के समय में सर्कुलर इकोनॉमी का महत्व कमर्शियली भी है, सोशली भी है, एथिकली भी है, मॉरली भी है। कब तक हम कंजम्पशन बेस्ड दुनिया के आधार पर चलते रहेंगे कि लेते रहेंगे, केवल ह्यूमन बीइंग के लिए लेंगे और वापस कचरे के रूप में लौटाएंगे? और विनीत जी अभी बता रहे थे वेस्ट टू वेल्थ में वो हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि अभी एक आंकड़ा आया था मन की बात में, प्रधानमंत्री जी ने भी रखा था, 11 लाख करोड़ रुपए की लागत का वेस्ट हमारे देश में होता है। कंजम्पशन तो हमने इतना बढ़ा दिया है कि 125 लोगों को हर एक के हाथ में मोबाइल दे दिया, और हर एक आदमी अगर 1 साल में अपना मोबाइल का मॉडल फेंकता है तो कितना कचरा पैदा करते हैं। हमारे किचन की 60 से 70% डिमांड आज प्लास्टिक बेस्ड इक्विपमेंट के आधार पे है। हमारे ड्राइंग रूम से लेके किसी भी जगह पे अगर आप डिमांड देखोगे तो 60 से 70% वो चीज़ है जो रिसाइकल हो सकती है, जो रीयूज हो सकती है, जो रिप्रोड्यूस हो सकती है। और इसलिए भविष्य में भी दुनिया को अगर आगे बढ़ना होगा तो सर्कुलर इकोनॉमी उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। रिन्यूएबल एक बड़ा माध्यम है, सर्कुलर इकोनॉमी एक बड़ा माध्यम, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। और इसलिए रिसाइकिल, रीयूज, रिप्रोड्यूस ये सर्कुलर इकोनॉमी का बेस है। और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पिछले दिनों रबड़ इंडस्ट्री को लेकर, यूज्ड ऑयल को लेकर, ईपीआर को लेकर, प्लास्टिक को लेकर हमने सारे रेगुलेशंस के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और भारत सरकार के भी 16 से ज़्यादा डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग इस समय सर्कुलर इकोनॉमी के लिए पूरे तरीके से लगे। ये देश की तरक्की के लिए भी है, प्रगति के लिए भी है और धरती के लिए भी है। और इसलिए जब मेरे को विषय कहा गया कि मेरा विषय है परसुइंग अ सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा, तो आप मान के चलिए कि आज़ादी के 75 साल प्राप्त होने के बाद जब आज़ादी के अमृत काल का पहला बजट हमने रखा
तो उसमें केवल बजट इसलिए नहीं है हमारा बजट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से कि कोई हमें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए करना हो। आने वाले 25 साल के लिए हमको देश का सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे करना होगा, और इसलिए इस बार के यूनियन बजट में इस सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा को रखते हुए 500 नए वेस्ट प्लांट की बात बजट में की गई है। मिनिमम हर जिले तक हम इस वेस्ट प्लांट को लेकर के जाएं। हम सबसे ज्यादा जानते हैं कि इस समय धरती की उर्वरा क्षमता उसकी जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया में जब हम पर्यावरण की वार्ताओं के लिए जाते हैं, एनवायरनमेंट के लिए बातचीत करने जाते हैं, तो 3 दुनिया में हर साल सबसे बड़ी वार्ताएं चलती हैं। पहली चलती है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC की, कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज। उसमें सबसे ज्यादा वार्ता हमारी एनर्जी को लेकर के चलती है, और जो IPCC की रिपोर्ट आई है वो लगातार दुनिया भर के साइंटिस्ट उसको लेकर के काम करते हैं, ताकि जितना भी एनर्जी का उत्पादन हो रहा है उससे धरती में भविष्य में वातावरण में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ये IPCC की रिपोर्ट अभी लगभग 10 दिन पहले ही अभी वो रिपोर्ट आई है। उसके आधार पे अभी अगला जो COP28 UAE में होगा, उससे पहले हमारे अधिकारी स्तर पर, मंत्री स्तर पर, और आखिरी वार्ता हमारे मंत्री स्तर पर चल के आती है, जिसको लेकर के अनेक चुनौतियां हैं, जो हमने शर्म एल शेख में तय किया कि दुनिया में अब जो ये 1.5 डिग्री आ रहा है, इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लॉस एंड डैमेजेस का फंड बनना चाहिए, न्यू क्वांटिफाइबल गोल तय होने चाहिए, कार्बन क्रेडिट के लिए मार्केट दुनिया में होनी चाहिए, आर्टिकल 6 तय होना चाहिए। लेकिन ये सब करने के साथ साथ 2 और जो बड़ी वार्ताएं चलती हैं, एक डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड है। भारत ने भी इसका नेतृत्व किया। भारत ने तय किया है कि जो लगातार केमिकल के कारण धरती को हम बिगाड़ रहे हैं, 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन का रेस्टोरेशन का लक्ष्य भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में प्राप्त किया है, और 100 मिलियन हेक्टेयर को सुधारने का संकल्प भी किया है। क्योंकि चाहे जमीन का मॉइस्चराइजर कम होना हो, चाहे जमीन में वाटर लॉगिंग होना हो, चाहे जमीन में सॉल्ट आना हो, चाहे जमीन में केमिकल से खराब होनी हो, आखिर हमारे को सबको अपनी भोजन की क्षमताओं के लिए एक उर्वरा धरती भी चाहिए। और इसलिए इस बजट में अगर आप देखेंगे तो एक प्रोग्राम PM प्रणाम निकाला है। PM प्रणाम का अर्थ ये है, प्रमोशन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग थ्रू अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, जिसको जैविक खाद कहते हैं। ये पूरा विजन इस बजट में PM प्रणाम के नाम से दिया है। दूसरा एक और विषय है, डेजर्टिफिकेशन में हमारे जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र है, धरती का तापमान बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतियां वहाँ पर आती हैं। और मैं तो पिछले 1.5-2 सालों से लगातार देख रहा हूँ कि कभी तो हमारे ईस्टर्न पार्ट पे आम्फान आता है, कभी हमारे वेस्टर्न पार्ट में ताउत्के आता है। आप लोग तो यहाँ पे टीवी पे न्यूज़ देखकर रह जाते हैं, पर हजारों किलोमीटर से जो तूफान चल करके आता है, तो इसको लेकर के हमारे पूरे सी शोर लाइन के लिए इस बार बजट में, जैसा भी सुमन जी भी बता रहे थे, जो मिष्टी की कल्पना की गई है, वो प्रोग्राम है इंक्रीज मैंग्रोव कवर, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स ऑप्टिमल यूज, सपोर्ट लाइवलीहुड ऑफ लोकल्स। ये मिष्टी, इसका अर्थ है कि हम जितना हमारी 7,500 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारी सी शोर लाइन है, इस पर हम मिष्टी के जो मैंग्रोव को लगा करके लोकल लाइवलीहुड और बदलते हुए तापमान के साथ किस प्रकार की लड़ाई को लड़ सके। हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट में जब हम लोग काम करते हैं, तो मैं हमेशा हमारे फॉरेस्ट के अधिकारियों को कहता हूं कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्लीन हार्ट का काम करते हैं, तो जो हमारी लेक्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, वो किडनी का काम करते हैं। और आप देखेंगे जितने भी बड़े शहर बसे हैं, जितने भी अच्छे शहर हैं, उनका चारों तरफ एक लेक के किनारे है। भोपाल जैसा शहर हो, हैदराबाद जैसा शहर हो, नैनीताल जैसा शहर हो, और ये जो लेक्स हैं,
ये वाटर कंजर्वेशन का, फ्लड का, कल्चरल का, रिक्रिएशन का, पीस का, स्वच्छ पानी का, ये सब लेक्स पूरा एक मैनेजमेंट, पूरे मैनेजमेंट को संभालने का काम करती हैं। दुनिया भर में रामसर साइट्स को लेकर के एक कन्वेंशन है। दुनिया के अनेक देशों ने यह तय किया है कि हम ये जो रामसर साइट्स हैं, अपनी जो लेक्स हैं जिन पे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम 10 लाख, 15 लाख के, 20 लाख के, 1 करोड़ के शहर में रहते हैं, लेकिन कितना ही मॉल पे चले जाओ, लेकिन जितना नेचर के पास जाओगे वो जो पीस मिलेगा वो आर्टिफिशियल पीस नहीं होगा। और उससे ज़्यादा अल्टीमेटली हमको अपने वाटर बॉडीज़ को बचाने की बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने इस विज़न को देखते हुए आज़ादी के 75 साल में देश के हर जिले में 75 वाटर बॉडीज़ के लिए कहा, और पहली बार देश के बजट में आज़ादी के 75 साल पे जो भारत ने 75 रामसर साइट्स को डिक्लेयर कराया है, उनको अमृत धरोहर के रूप में बचाने का भी लक्ष्य इस बजट के अंतर्गत हमने दिया है। उसके साथ ही साथ हमारे शहरों में व्हीकल पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। दिल्ली का भी जब मैं AQI देखता हूँ, PM 2.5 देखता हूँ, तो मैं लगातार अपने लोगों से यही बातचीत करता हूँ कि फिर इसमें व्हीकल पॉल्यूशन कितना है। और इसलिए सरकार के द्वारा क्लीन और ग्रीन रोड्स के लिए रिप्लेसमेंट एंड ऑफ ओल्ड पॉल्यूटिंग स्टेट व्हीकल्स एंड एम्बुलेंस, ये भी सरकार ने अपने बजट में तय किया है। CNG को ज़्यादा सस्ता करने का फैसला और कोस्टल शिपिंग को बढ़ाने के लिए बजट में लक्ष्य तय किया है। और इसलिए भारत सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया है, आप ये मान के चलिए, ये उस भारत के लिए है जो बहुत क्लीन एनर्जी पे काम करने वाला है। दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी बातचीत चलती है। हमसे जब पूछा जाता है कि भारत अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से देखता है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत केवल बातें नहीं कर रहा है, भारत क्लाइमेट एक्शन के लिए भी काम करता है। और इसके लिए दुनिया में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करी। आज ISA में दुनिया के 120 से ज़्यादा देश हैं, उसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और ISA में जब मैं ग्लासगो में था, तो खुद अमेरिका के उनके जो क्लाइमेट के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने खुद ने आकर के भारत के पवेलियन में आकर USA की तरफ से न केवल इसको साइन किया, बल्कि इसको पूरी तरीके से समर्थन दिया, जो प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को दिखाता है कि भारत दुनिया में रिन्यूएबल में आगे काम कर सकता है। और इसलिए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, उसका परिणाम हमको अपने बजट में देखने में आता है कि हमने लद्दाख से लेकर कैथल तक इस बार 19,700 करोड़ रुपए का एक प्रावधान भी बजट के अंतर्गत किया है। भारत ने नेट जीरो और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बजट में जहां तक 35,000 करोड़ रुपए का इस बार हम लोगों ने प्रावधान किया है, वहीं देश में फार्मर्स और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने काम को आगे बढ़ाया है। और मेरा ये मानना है कि इस सदी की जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो किसी भी राजनीतिक बाउंड्री को नहीं पहचानती, जिसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी खतरा है, वो हमारा क्लाइमेट चेंज है। भारत ने दुनिया के सामने अपने लक्ष्यों को इस प्रकार से भी तय किया है कि दुनिया की 17% आबादी होते हुए भी हमारा कार्बन एमिशन 4% है। दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी भी 17% आबादी है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन कम है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने व्यक्तिगत व्यवहार के माध्यम से, अपने इनोवेशन के माध्यम से हम किस तरह की लाइफस्टाइल को बढ़ावा दें जो लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल ही दुनिया के सस्टेनेबल ग्रोथ के एजेंडे को तय करेंगे। इस समय दुनिया में हमने टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे महारत हासिल करी है,
लेकिन केवल टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के माध्यम से अगर हम दुनिया को उस तरफ लेकर के जाएंगे जो जलवायु संकट को बढ़ाने वाला है तो खतरनाक सिद्ध होगा। लेकिन दुनिया में हम एक बात और भी कहते हैं, जब हमारा फॉसिल फ्यूल पे रोक लगाने की बात चलती है तो हम कहते हैं कि हम रिन्यूएबल की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने तो हिस्टोरिकली कार्बन एमिशन कर लिया, हमें हमारे विकास करने से नहीं रोक सकते। हम क्लाइमेट चेंज के साथ साथ क्लाइमेट जस्टिस में भी विश्वास रखते हैं। क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ यह है कि दुनिया के हर आदमी को डिग्निफाइड तरीके से रहने की पूरी सुविधा दी जाए। हम देश की अपनी पूरी आबादी को एनर्जी के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम किसी को अंधेरे में नहीं रहना चाहते और उसके लिए जो हमें एनर्जी के रिसोर्स का यूज़ करना होगा वो करने की संप्रभुता, ताकत और स्वतंत्रता, ये निर्णय हमारा देश करेगा। ये वो लोग नहीं कर सकते जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसलिए भारत बहुत मजबूती के साथ अपने पर्यावरण की नीति पर चलता है। हम रिन्यूएबल के प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया लैंड रेस्टोरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए भी काम कर रहे हैं। ये साल तो इस लिए भी भारत की उपलब्धि का साल है कि हमारे देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलने के 30 साल पूरे हो जाएंगे और आसाम में काजीरंगा में माननीय राष्ट्रपति जी 30 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए जा रही हैं और इस साल भारत को अपने प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 साल पूरे हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को कर्नाटक के बांदीपुर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर के लिए जा रहे हैं। हम अपने इकोलॉजिकल रॉन्ग से इकोलॉजिकल हार्मनी को स्थापित करने के लिए हम चीता के ट्रांसलोकेशन के प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो हम अपने समुद्री इलाकों में प्रोजेक्ट डॉल्फिन से लेकर प्रोजेक्ट लॉयन पे काम कर रहे हैं। देश के बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व और कंजर्व रखने के लिए हम अपने बायोडायवर्सिटी एक्ट में भी परिवर्तन लेकर के आए हैं। हम अभी आज ही संसद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को भी लेकर के आए हैं कि देश में हम अपनी एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसको लेकर के हम जानते हैं कि इमारती लकड़ी, मेडिसिनल और उसके साथ ही साथ पशुओं के फॉडर के लिए जो लकड़ी है, कई बार लगता है कि फॉरेस्ट विभाग आकर के हमें काटने नहीं देगा। उसके लिए हम पूरा परिवर्तन और विज़न को लेकर के आए। पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने इसके ट्रांजिट के लिए एक पोर्टल का निर्माण भी किया है। हम चाहते हैं कि हमारे विकास के ग्रोथ का इंजन हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री भी बने और हम अपने देश के विकास के उस मॉडल को खड़ा करें जो प्रधानमंत्री जी की जो G20 की कल्पना है, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, और इसको दिखाने का रास्ता भारत का बजट, प्रधानमंत्री जी का विज़न और पर्यावरण पे भारत के किए जा रहे काम उस रास्ते में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं, अपना योगदान देने वाले हैं। भारत का औद्योगिक जगत भी इस लक्ष्य में अपने साथ जुड़े और ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ में और विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमी में आप लोगों का इनोवेशन, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट, आप लोगों का इनिशिएटिव और आप लोगों का विजडम एक नए भारत की संकल्पना के साथ एक हरी भरी धरती के लिए भी आपका योगदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable Minister has graciously agreed to take a couple of questions from the floor. So if I may ask Darshan, I think you had a question, so please go ahead. सर, पहले तो आपके मिनिस्ट्री के अचीवमेंट्स के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपकी टीम को। सर, मेरा एक ये सवाल है, एक्चुअली एक सुझाव है कि क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं, हम जो बड़ी कंपनीज़ हैं, आप कह रहे थे कि हम एक ही ये लोग हैं जो स्वच्छ लेते हैं एनवायरनमेंट से और उनको कचरा वापस दे देते हैं। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, बड़ी कंपनीज़ हम ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन जो MSMEs और छोटी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पार्क्स में, जो सरकार के इंडस्ट्रियल पार्क्स होती है उसमें। तो अगर आप कोई बजट या स्कीम उनके लिए निकालें
ताकि कोलैबोरेटिव 10, 15, 20 इंडस्ट्रीज साथ में हों, उनकी एक कॉमन ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज टाइप प्लांट का कुछ सुझाव बन सके, तो उसमें शायद यानी ये थोड़ा बेनिफिट और लोगों के पास आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ महत्वपूर्ण की होगी। तो बस यही था। अच्छा सुझाव है, आप लोग आइए सुझाव लेके, और बढ़िया सुझाव होगा तो हम तुरंत हाँ करेंगे। थैंक यू जी। सर, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड एज वेल। आपने बोला कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। एक तो रिन्यूएबल्स में, वो तो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है, कई सारी कंपनीज हम जैसी उसमें लगे हुए हैं, और आपने दूसरा बताया सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। तो उसमें कुछ सुझाव है आपकी तरफ से कि अगर किसी कोई प्राइवेट कंपनी उसमें जाना चाहे तो कोई पॉलिसीज़ हैं, किससे बात करें, कुछ अगर आप बता सकें तो अच्छा रहेगा। नहीं, एक तो मैंने बताया इस बार बजट में भी 500 वेस्ट टू वेल्थ के जो इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रावधान है। अभी जैसे पूरा पराली को लेकर के विषय चलता है, तो हमारे सीपीसीबी के द्वारा एक विशेष सब्सिडी स्कीम भी दी जा रही है उसके पैलेट्स बनाने के लिए। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा इस प्रकार की अनेक स्कीम दी जा रही हैं, और विशेष रूप से वेस्ट के डिस्पोजल के लिए हम लोग भी अपनी जो गाइडलाइन बनाई है, रबड़ के लिए बनाई है, ये टायर्स के लिए बनाई है, उसको बनाने का अर्थ यही है, हमारे इसका पीछे जो पूरा हमारा लक्ष्य रहता है कि लोगों को कई बार लगता है कि हम करेंगे तो कोई ना कोई हमें परेशान करेगा, इसके लिए एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क हम बनाना चाहते हैं। आप मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की जितनी भी गाइडलाइन है वेबसाइट पे जाइए, आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो भी आप बताइए। और भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी सर्कुलर इकोनॉमी के लिए अलग अलग मंत्रालयों की जो स्कीम है, कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं, उन स्कीमों को जाकर के आप निश्चित रूप से, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आर्थिक दृष्टि से भी और भविष्य की दृष्टि से भी। थैंक यू सर। Just one question more, sir, from my side. 1, 2, 3, any question? सर नमस्कार। आपने जो भी बात कही पर्यावरण की, हम लोग सब एसडीजी, खासकर जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बैठी हैं, क्योंकि एक एसोचैम का एजुकेशन वर्टिकल भी है, तो उसमें हम लोग बहुत काम कर रहे हैं एसडीजी गोल 17 पे, और मेरे को लगता है सभी कर रहे हैं, और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इसका आजकल मुहिम शुरू हुई है। सर मैं पंजाब से हूँ, और वहाँ पे हमने सोलर एनर्जी लगाई है, और हमने वी हैव स्टार्टेड गिविंग बैक टू ग्रिड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर उन्होंने ये बोला है, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि सेंटर से एक नोटिफिकेशन है कि 50% से ऊपर जितनी कैपेबिलिटी है आपकी, उसके ज़्यादा सोलर नहीं लगाया जा सकता, एंड वी कांट टेक दैट बैक टू द ग्रिड। सर क्या कोई ऐसा रूल अगर है तो? सर है, सेंटर से है सर, अब एक बारी अगर हो जाए तो, बिकॉज वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। आपके पास कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो ठीक है। आपको बताया गया है, हाँ जी सर, आप लेकर के आइए, मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि वो सब लोग हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नहीं, उसके कोई लिए मना नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो लाइए, अभी आपको क्लियर कर देते ठीक हैं। है, ऐसा कुछ थैंक भी यू। नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ये जो आईपीसीसी का रिपोर्ट जो आया है, जिसका आप जिक्र भी किया था, उसमें ये मॉरलेस लिखा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अब एक तरह से हो चुका है, अगले 2-3 सालों के अंदर वो हो जाएगा और रियलिटी हो जाएगी। तो वो जो एक लक्ष्य था पूरी दुनिया भर का कि उसके नीचे रखना चाहिए, वो तो मुझे लगता है कि एक तरह से उसमें हम फेल हो चुके हैं। लेकिन अब 2 डिग्रीज़ या 2.5 डिग्रीज़ आगे हमको अटेम्प्ट करना है उसके अंदर रहने के लिए। तो आपको लगता है कि जैसे COP28 होगा इस बार अबू धाबी UAE के अंदर, तो आप हमारा इंडिया का उसमें क्या अप्रोच रहेगा? और अगर हमें लगे कि 1.5 अगर नहीं अचीव हो पा रहा है, तो हमारे थोड़े एफर्ट्स एज अ कंट्री मिटिगेशन की तरफ से आगे बढ़ के अडेप्टेशन की तरफ भी आएंगे, और अगर आएंगे तो हम अडेप्टेशन में क्या स्टेप ले सकते हैं? एडेप्टेशन को लेकर के सबसे पहली बात तो यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने आज के 12 साल पहले ये वादा किया था, क्योंकि हिस्टोरिकल एमिशन तो उनका है, इससे प्रॉफिट उनको हुआ है, इससे डेवलप्ड उनकी इकोनॉमी हुई है, और इसका प्लेज भी उन्होंने किया है, तो उन्होंने तो अपने वादे को पूरा किया नहीं है। और इसलिए जब ग्लासगो में ये विषय आया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो $100 बिलियन है वो 1 ट्रिलियन है। पिछली बार जब शर्म एल शेख में
हम लोग बैठे थे और मैंने कहा ना, दो तरह के एनडीसीज हैं, क्वांटिटेटिव हैं, क्वालिटेटिव हैं। दुनिया ने जो नए एनडीसीज दिए हैं, अगर उनको सबको क्यूमुलेटिव जोड़ा जाए तो लगभग $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का खर्चा है। इसमें बड़ा शेयर तो उनका है। तो दो चीज़ें, क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये उनको करना ही चाहिए। आपको सबको सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे अगर आना होगा तो इसमें ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी डेवलप्ड कंट्रीज़ की है। दूसरा जो मैंने विषय कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पे क्लाइमेट जस्टिस की भी जिम्मेदारी है। एक्सेस टू एनर्जी पहुंचाना ये हमारा मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो हमको हमारे चीज़ों से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, हम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारे बजट में अगर आप देखेंगे कि किसी भी बजट में आइडियली किन किन चीज़ों को, मतलब लेक कंजर्वेशन से लेकर के रिन्यूएबल, हाइड्रोजन से लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, हमने अपना पूरा विज़न दिया है। 2070 के लिए रोड मैप दिया है। लेकिन हमसे पहले और दुनिया में भी इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको अपनी भूमिका को बताना। I will just take one more question. Sir, the gentleman sitting right there in the front. Actually, yeah. If you can just get the mic to him, yeah. नमस्कार सर, मेरा एक सुझाव है। 40 साल पहले, मेरी 55 साल एज हो गई। 40 साल पहले जब हम रोड पर ट्रेवल करते थे तो जीटी रोड सबसे लंबा रोड होता था और रोड के चारों तरफ, दोनों तरफ ऐसे पेड़ होते थे कि वो छतरी की तरह बन जाता था। उसके बाद उसकी जगह यूकेलिप्टस ने ले ली। आज वो रोड, हमारे रोड का जाल तो बहुत बड़ा हो गया, पर ग्रीन एनर्जी की हम बात करते, प्लांटेशन की। आज सुबह गडकरी साहब आए थे, उन्होंने भी कहा हमने 3 करोड़ प्लांट लगाए, और कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने ट्रांसप्लांट किए, वी डोंट नो। बट अगर ये एक मुहिम चलती है, आपके डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्टर है आप, तो बहुत बड़ा एरिया हमारे पास है और रोड का जो एंक्रोचमेंट होता है वो भी बचेगा। और पेड़ को क्वालिटी आप देख सकते हैं कि आप इंडिया गेट पे देखें, साझा रोड पे देखें, आपको नीम के, शीशम के, जामुन के ये पेड़ मिलेंगे, आम के। उसके बाद जो पिछले 20-30 साल में जहाँ भी पेड़ लगे होंगे, यूकेलिप्टस के पेड़ लगे होंगे। तो अगर इसके ऊपर हम कोई काम करें या रिवर्स के सोर्स के किनारे पे हम ये पेड़ लगाने की मुहिम चलाएं, तो हमारी पानी, नदियों का पानी भी साफ हो सकता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। और ये बात सच है कि हमारी जो उत्तर क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं वही केवल ग्लेशियर से निकलती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। बाकी जो हमारी दक्षिण की तरफ जो नदियाँ जाती हैं, नर्मदा जी जाती हैं या कावेरी जी जाती हैं, ताप्ती जाती हैं, कृष्णा जाती हैं, गोदावरी जाती हैं, ये वेस्टर्न घाट से और बाकी जो हमारा जो वन क्षेत्र है उससे जाती है। और हमारे मंत्रालय ने अभी जो डीपीआर तैयार करी है उसमें गंगा के अलावा जो देश की 13 मेजर रिवर है, उसमें महानदी है, नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है, चंबल है। इसमें पूरा हमने प्लान जो है इसका रिजुविनेशन, इसके चारों तरफ ट्री प्लांटेशन को लेकर के करा है। हम जो टाइगर कंजर्वेशन का भी काम करते हैं तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आपको आदमी से ज़्यादा टाइगर बचाने में लगे हुए हैं। तो अभी हमने पिछले साल एक एटलस पब्लिश कराया। हमारे जो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें 250 ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। आप इमेजिन करो कि अगर ये 250 छोटी छोटी नदियाँ और बाद में जो बड़ी नदियाँ बनती हैं, अकेले नर्मदा जी में कान्हा से, अमरकंटक से, हमारा जो मध्य प्रदेश का ट्राइबल है, इससे ये जो टाइगर रिजर्व एरिया है, 36 ट्रिब्यूटरी आके मिलती हैं। तो ये जो हम जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, जिसको हम एनटीसी रिजर्व कहते हैं, ये वहाँ पर इकोलॉजिकल मेंटेन है। इसीलिए सबसे बड़े जो जानवर हैं वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस का सिस्टम रहता है। हम ये भी मानते हैं कि केवल यूकेलिप्टस के जो है वो नेटिव स्पीशीज़ नहीं है।
हमारी हर ज़िले के हिसाब से नेटिव स्पीशीज़ है। हमारी मिनिस्ट्री अभी एक काम कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट अनुसार तीनों तरह के पेड़, मेडिसिनल वैल्यू के, ऑर्नामेंटल वैल्यू के और फॉडर वैल्यू के, इसका हम पूरा पोर्टल तैयार कर रहे हैं। और परसों ही हमने अभी 21 तारीख को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे यमुना के किनारे अभी प्लांटेशन को शुरू किया। अरावली की ग्रीन वॉल गुड़गांव से लेकर के हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें परसों ही हमारे मिनिस्ट्री ने एक अच्छा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है कि नेटिव स्पीशीज़ और उनकी कमर्शियल वैल्यू। कई बार लोग कहते हैं नीम लगा के करेंगे क्या, करंज लगा के करेंगे क्या, पीपल लगा के करेंगे क्या, तो उसका पूरा हमने एक मेडिसिनल वैल्यू और उसकी कमर्शियल वैल्यू वो भी डॉक्यूमेंट दिया है। डॉक्यूमेंट नेट पे भी उपलब्ध है और अगर आप चाहोगे तो मैं आपको भी उपलब्ध करा सकूँगा। पर प्लांटेशन का जो ड्राइव है ये एक जन आंदोलन भी बनना चाहिए। और अब हम लोगों ने ये भी कर दिया है कि अगर कोई प्राइवेट ज़मीन पे अपना पेड़ लगाता है, फॉरेस्ट लगाता है, तो वो उसके मालिक आप हैं, लगा भी आप सकते हैं, काट भी आप सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें बीच में नहीं आएगा, ताकि आप अपनी स्वतंत्रता से ज़्यादा पेड़ लगाएं। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Could you please give the- जिनके क्वेश्चन रह गए सुमन जी से मेरा मेल लेकर के मुझे भेज दें। हाँ, most certainly. Please let me know. Thank you, sir. Sir, we need